नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। भारत हमेशा से ही अपनी भू राजनीतिक स्थिति और विशाल जनसंख्या के कारण विभिन्न देशों की खुफिया एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। समय के साथ साथ जासूसी गतिविधियों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी संलिप्तता सामने आई है। खासतौर से पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के बढ़ते प्रभाव के चलते जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आज हम इन्हीं मामलों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महिलाएं जासूसी के आरोप में फंसती हैं, इसके पीछे की संभावित वजह क्या होती हैं और इसके निहितार्थ कितने गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा। वर्ष 2025 में हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच हड़कंप मचा दिया। ज्योति एक प्रसिद्ध ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर थी जिनके यूट्यूब चैनल पर लाखों फॉलोअर्स थे। वे पाकिस्तान के कई दौरे कर चुकी थी और वहां से अपने दर्शकों के लिए यात्रा और संस्कृति से जुड़ी वीडियोस बनाकर अपलोड करती थी। शुरुआत में तो ये यात्राएं सामान्य लग रही थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि ज्योति ने पाकिस्तान में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से मुलाकात की थी जो कथित तौर पर ISI से जुड़े हुए थे। आरोप है कि ज्योति ने अपने पाकिस्तान यात्राओं के दौरान भारतीय सेना के मूवमेंट और सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा की। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपने ब्लॉग्स और डिजिटल संचार के जरिए कुछ कोडेड मैसेज भी भेजे जिनमें गोपनीय सूचनाएं छिपी हो सकती हैं। इसके अलावा उनके बैंक खातों में कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन का भी पता चल रहा है जिनके स्रोत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बढ़ती वैधता और सोशल मीडिया के जासूसी गतिविधियों में इस्तेमाल को लेकर सतर्क कर दिया है। ज्योति ने सभी आरोपों को इंकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जांच एजेंसियां अभी भी इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या उनकी पाकिस्तान यात्राओं के पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र था। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया के जरिए जासूसी करना अब एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को नई रणनीतियों की जरूरत है। अब बात करते हैं प्रियंका सेनापति। ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति धार्मिक स्थलों के ब्लॉग बनाने के लिए जानी जाती थी और उनका एक लोकप्रिय चैनल था। लेकिन वर्ष 2025 में भी हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद उनकी जांच के दौरान प्रियंका का नाम भी सामने आया। प्रियंका ने पाकिस्तान के करतारपुर साहिब की यात्रा की थी, जहां उनकी कुछ संदिग्ध लोगों से मुलाकात हुई बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके और ज्योति के बीच सोशल मीडिया पर संपर्क को लेकर जांच तेज करती है। हालांकि प्रियंका ने किसी भी जासूसी गतिविधियों में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया है और कहा है कि उनकी यह यात्रा केवल धार्मिक उद्देश्य से थी। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। यह मामला दिखाता है कि विदेश यात्राएं, खासकर पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देशों की यात्राएं सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में कैसे आ जाती हैं। सामने आता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच और संपर्क दुश्मन एजेंसियों के लिए जासूसी के नए रास्ते बन सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब कैसे सभी इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स पर नजर बनाए हुए हैं जिसके संदिग्ध संपर्क हो सकते हैं। प्रियंका सेनापति का मामला भारत के डिजिटल युग की जासूसी चुनौतियों को सामने लाता है, जहां व्यक्तिगत पहचान और सोशल मीडिया का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अब बात करते हैं साइस्ता केसर नेवी जासूस कांड। साइस्ता केसर और उनके पति अब्दुल रहमान का नाम भारतीय नौसेना से जुड़ी एक गंभीर जासूसी कांड में सामने आया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय नौसेना की संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को लीक की। इस मामले में दोनों को पकड़ा गया और अदालत ने उन्हें 5.5 साल की जेल की सजा सुनाई। यह मामला पारंपरिक जासूसी की एक क्लासिक मिसाल है, जिसमें व्यक्तिगत संबंधों और आर्थिक लाभ के लालच के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां विदेशों को दी जाती हैं। साइस्ता और अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया कि जासूसी केवल तकनीकी या डिजिटल माध्यमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानवीय कमजोरियां जैसे वित्तीय प्रलोभन भी हो सकते हैं। उनके खिलाफ हुई जांच में पाया गया कि उन्होंने नौसेना के महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचनाएं दुश्मन देश को दी, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चेतावनी थी कि केवल तकनीक पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि मानव तत्वों की सतर्कता भी जरूरी है। इस मामले ने यह भी बताया कि जासूसी के खिलाफ कड़ी सजा और कड़ी जांच आवश्यकता है, ताकि ऐसे धोखेबाजों को उचित दंड मिल सके और देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साइस्ता केसर और उनके पति का यह कांड भारत की सुरक्षा व्यवस्था में आने वाली खामियों को उजागर करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत के लिए सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाता है। अब बात करते हैं अनु का आधिकारिक गोपनीयता का उल्लंघन। वर्ष 2010 में दिल्ली की एक महिला अनु को जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके पूर्व
दिल्ली स्थित आवास से हिरासत में लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी विभाग की संवेदनशील और गोपनीय जानकारी किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति के साथ साझा की, जो कि भारत के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी गुप्त सूचनाओं की रक्षा के लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी ऐसी जानकारियों को लीक न कर सके जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अनु की गिरफ्तारी ने यह दर्शाया कि न केवल बाहरी एजेंट बल्कि सरकारी संस्थानों के अंदर काम करने वाले व्यक्ति भी जासूसी में फंसे हो सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद अनु को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि इस मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी या जांच की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इस वजह से यह मामला कई सवालों को जन्म देता है, जैसे कि सुरक्षा प्रोटोकॉल की कितनी प्रभावशीलता और सरकारी विभागों में गोपनीयता बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अनु के इस केस ने भारत के सरकारी संस्थानों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा और सख्ती को आवश्यकता को उजागर किया। यह घटना यह भी याद दिलाती है कि केवल बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि अंदरूनी कर्मचारियों द्वारा भी संवेदनशील जानकारियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा नीति और निगरानी तंत्र को लगातार मजबूत करते रहना बेहद जरूरी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तकनीकी निगरानी, कर्मचारी प्रशिक्षण और सख्त जांच प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है। अब बात करते हैं मरियम रशीदा और फौजिया हसन का इसरो जासूसी मामला। वर्ष 1994 में भारत के खुफिया इतिहास में एक बेहद विवादास्पद और यादगार मामला सामने आया, जिसे इसरो जासूसी मामला कहा जाता है। इस मामले में मालदीव की दो महिलाएं मरियम रशीदा और फौजिया हसन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विज्ञानियों के क्रायोजेनिक इंजन तकनीक और अन्य अत्यंत संवेदनशील अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जानकारी पाकिस्तान को लीक करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आरोप लगाया कि दोनों महिलाओं ने इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक नंबी नारायण और अमला कृष्णन को फंसाकर गोपनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां हासिल की और उन्हें विदेशी एजेंटों के हवाले किया। इस मामले ने देश भर में भारी सनसनी मचा दी और सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया और जनता के बीच बड़े विवाद को जन्म दिया। इसके बाद इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपी गई। वर्ष 1996 में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस पूरी घटना को पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा साबित कर दिया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मरियम रशीदा और फौजिया हसन पर लगाए गए आरोप गलत थे और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में नंबी नारायण को निर्दोष घोषित किया और उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने झूठे आरोपों के कारण अपने करियर और सामाजिक सम्मान दोनों खो दिए थे। इसरो जासूसी मामला भारतीय खुफिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। कैसे बिना ठोस सबूत के और सही जांच के लगाए गए आरोप निर्दोष लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। साथ ही मीडिया की भूमिका और उसके समाचार प्रकाशित करने के तरीके पर भी व्यापक बहस हुई। अब बात करते हैं मऊ की दो बहनों की। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में रहने वाली दो बहनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ संपर्क रखने और मऊ मिलिट्री कंटेनमेंट एरिया से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मऊ का यह सैन्य क्षेत्र भारतीय सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, इसलिए यहां से किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी का लीक होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। जांच में पता चला कि दोनों बहनें सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में आई और आर्थिक लाभ के लालच में संवेदनशील सूचनाएं साझा करने लगी। यह मामला सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की जरूरत को दर्शाता है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जासूसी के नए माध्यम बन चुके हैं, जिससे दुश्मन एजेंसियों को स्थानीय लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को न केवल सैन्य क्षेत्रों की कड़ी निगरानी करनी चाहिए, बल्कि स्थानीय नागरिकों को साइबर सुरक्षा और जासूसी की संभावित गतिविधियों के प्रति जागरूक भी करना चाहिए। यह सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार, सुरक्षा तंत्र और आम जनता को मिलकर काम करना होगा, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन मामलों के आधार पर यह स्पष्ट है कि जासूसी के तरीके बदल रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के माध्यम से जासूसी गतिविधियां पहले से कहीं अधिक आसान हो गई हैं। ज्योति और प्रियंका के ये मामले इस नई चुनौती को दर्शाते हैं। महिलाएं विशेष रूप से संवेदनशील हो सकती हैं। आर्थिक प्रलोभन, भावनात्मक दबाव या वैचारिक कट्टरता के चलते महिलाएं जासूसी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर सतर्कता जरूरी है। जिन लोगों की फॉलोइंग बड़ी है, वे अनजाने में भी दुश्मन एजेंसियों के निशाने पर आ सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरे ज्यादा हैं। सैन्य प्रतिष्ठानों के पास रहने वाले लोग दुश्मन एजेंटों के निशाने पर आ सकते हैं। आखिर में निष्पक्ष जांच की जरूरत। इसरो जासूसी मामलों के तहत बिना पर्याप्त सबूत के किसी को गिरफ्तार करना न केवल उस व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में महिलाओं की जासूसी के मामलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक गंभीर चेतावनी दी है।
ये घटनाएं सिर्फ व्यक्तिगत विश्वासघात या आर्थिक प्रलोभन की कहानियां भर नहीं है, ये हमारे देश की संप्रभुता, सैन्य गोपनीयता और अंतरराष्ट्रीय छवि पर गहरे घाव छोड़ने वाले मामले हैं। सोशल मीडिया के युग में जासूसी के तरीके बदल गए हैं। अब खुफिया एजेंसियां केवल पारंपरिक जासूसी पर निर्भर नहीं करती, वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने जाल में फंसा सकती हैं। ज्योति मल्होत्रा और प्रियंका सेनापति के मामले इस बात को प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गुप्त सूचनाएं आसानी से लीक हो जाती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है? नहीं, हमें बतौर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसी भी संदिग्ध संपर्क या सूचना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई आर्थिक लाभ, भावनात्मक दबाव या किसी अन्य बहाने से हमारे देश की गोपनीय जानकारी मांगने का प्रयास करता है तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि एक छोटी सी चूक, एक गलत कदम पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। शाइस्ता केसर के मामले में भारतीय नौसेना की गोपनीय जानकारी लीक होने से लेकर मऊ की बहनों के माध्यम से सैन्य ठिकानों की सूचनाएं बाहर जाने तक हर घटना हमें सतर्क रहने की सीख देती है। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जासूसी के आरोप लगना आसान है, लेकिन उसके प्रमाण जुटाना और निष्पक्ष जांच करना बेहद जरूरी है। इसरो जासूसी मामले में मरियम रशीदा और फौजिया हसन के खिलाफ गलत आरोप लगने से न केवल उनकी जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसियों की साख पर भी दाग लग गए। आज जब जासूसी के तरीके बदल चुके हैं और डिजिटल दुनिया ने हमारे निजी जीवन की सूचनाएं हर किसी के लिए सुलभ हो गई हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। हमें न केवल अपनी निजी जानकारियों की सुरक्षा करनी होगी, बल्कि अपने आसपास के संदिग्ध संपर्कों पर भी नजर रखनी होगी। यह मुद्दा केवल सुरक्षा एजेंसियों या सरकार का नहीं है, यह पूरे देश का है। जब हर नागरिक अपनी भूमिका को समझेगा, सतर्क रहेगा और जिम्मेदारी से कार्य करेगा, तभी हम इन खतरों का सामना कर सकेंगे। यह एक सामूहिक लड़ाई है जिसमें हमारी सुरक्षा, हमारी अखंडता और हमारा अस्तित्व दांव पर है। इस लड़ाई में हर कदम, हर सतर्कता और हर सही फैसला मायने रखता है। इसलिए जागरूक बने, सतर्क रहें और देश की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि एक मजबूत भारत तभी संभव है जब हम सब एकजुट होकर हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।